एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट एवरीवन जॉइन द सेशन। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट एवरीबॉडी जॉइन्स द सेशन। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. Start करें? चलिए. So let's get started. How's the जोश everyone? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स करेंगे आज हम इस टॉपिक के। इनफैक्ट इस टॉपिक को हम 3 लेवल्स पे लेके जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसमें हर लेवल पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे। वो सारे पैटर्न्स जो आज तक एग्जाम में आए हैं या वो सारे पैटर्न्स जो आ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट होता क्या है? तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं। आपको बताना होता है कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से चेक करना होता है। तो क्लोज टेस्ट आपकी 3 स्ट्रैटेजी से सॉल्व होता है। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने से पहले पहला स्टेप होता है दैट इज स्किम द पैसेज। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती करोगे बहुत बार नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि आपको ओवरऑल पैसेज की टोन नहीं पता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्किमिंग ऑफ द पैसेज। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से रीड करना है और समझना है कि पैसेज किसकी बात कर रहा है और पैसेज में ऑथर तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। दूसरी चीज, 3 चीजें होती हैं, 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की। सबसे पहली होती है वोकैबुलरी। अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो बहुत आसानी से क्लोज टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है वहां पे कौन सा वर्ड आएगा। आपकी वोकैब अच्छी है तो आप आराम से ढूंढ लोगे। दूसरा होता है टोन। अगर आपको वर्ड का एक्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर आपको टोन पता है कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको उसके वर्ड के अंदर जो रूट वर्ड आया है उसकी टोन पता है, तब भी आप कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है ग्रामर। बहुत बार हम पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अ लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है बेटा कि अ लिखा हुआ है आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में ही बताएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो वर्ड है वो नाउन आएगा। एक वर्ड था जिसमें लास्ट में OUS लग रहा था, एक वर्ड था जिसमें लास्ट में IBLE लग रहा था, एक वर्ड था जिसमें लास्ट में MENT लग रहा था, एक वर्ब लग रहा था, फिर एक वर्ड था जिसके लास्ट में LY लग रहा था। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही थी कि लास्ट में OUS था तो ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो ये एडवर्ब है। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा था यही एक लौता नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो टोन और ग्रामर आपको हमेशा हेल्प नहीं करेगी, बट आपको एक कैलकुलेटेड तुक्का लगाने में हेल्प करेगी। तो आप क्या कर पाओगे? कैलकुलेटेड गेस वर्क कर पाओगे, पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से, ग्रामर की हेल्प से और रूट वर्ड की हेल्प से। इवेंचुअली वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी ही होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को अगर आपको सॉल्व करना है। तो और एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट आता ही आता है, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे SBI PO हो, चाहे RRB PO हो, चाहे RBI ग्रेड भी हो, यू विल गेट क्लोज टेस्ट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे तो समझ में आएगा कैसे करना है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, प्रॉपर्ली क्या होता है? प्रैक्टिस करनी होती है इंग्लिश में। तो आज हम बहुत सारे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। जो सबसे पहला क्लोज टेस्ट हम कर रहे हैं, दिख रहा है सभी को? तो पहला क्लोज टेस्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज ईडियम्स बेस्ड क्लोज टेस्ट। पहला मैं ईडियम बेस्ड क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि मैं ना हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव करती हूँ। तो हमें क्लोज टेस्ट का मेथड भी समझ में आए और साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट ईडियम्स याद भी हो जाए। तो मेरे यहाँ पे 2 मकसद है आपको ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करवाने के, कि जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स है वो हमने सारे इसमें डाल दिए हैं ऑलमोस्ट, और क्लोज टेस्ट भी हो रहा है। तो पहला हम क्लोज टेस्ट और ईडियम्स वाला क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। चल, सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप हमने बोला कि हमें इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है और समझना है कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। चल साथ में पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को और क्लियरली विजिबल हो जाए। चलो स्किमिंग करते हैं। इस शहर के बीच में डॉक्टर एंडरसन फंसे हुए थे, डेविल इन द डीप ब्लू सी। डेविल इन द डीप ब्लू सी का मतलब क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई बोलते हैं इसको। तो डॉक्टर एंडरसन बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, उनको रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब मेन कोड क्रैक करना था, लेकिन प्रोजेक्ट कुछ हो गया। उनकी टीम को लगा कि वो कुछ है, लेकिन डॉक्टर एंडरसन को लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा। फिर अचानक से उनको एक बहुत सक्सेसफुल चीज हिट हुई, डॉक्टर एंडरसन बहुत खुश हो गए। अब देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा है ना, इसमें हमने ईडियम्स भर भर के यूज किए हैं, बिकॉज आई वांटेड आप लोगों को सारी की सारी ईडियम्स का मैं मीनिंग बताऊं। मैं आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगी इस क्लास के बाद, जहां पे आपको इस पूरे क्लोज टेस्ट में जो ईडियम्स यूज हुए हैं उनको डिटेल में मीनिंग्स लिखा हुआ होगा। तो आपको लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अभी सिर्फ समझना है। तो पहला ईडियम क्या था? डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान फंसा हुआ है डेविल एंड द डीप ब्लू सी में, इसका मतलब क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। दूसरा क्या था? एवरी क्लाउड हैड, ये अभी हम क्वेश्चन करते समय पढ़ेंगे। अगला ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू इज व्हाट? सक्सेस। चलो, वॉज ऑन क्लाउड 9, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, मतलब बहुत खुश होना, हद से ज्यादा खुश होना। बट उनको पता था कि वो अभी इस अचीवमेंट को रुक नहीं सकते। साइंटिफिक कम्युनिटी हैड अ वॉचफुल आई, फिर से अगला ईडियम, बहुत नजर रख रही है उनके प्रोग्रेस पे और वो नहीं पकड़े जाना चाहते विद हिज पैंट्स डाउन। मतलब वो अभी कुछ अचीव नहीं किया है, अभी चीजें इतनी अच्छी नहीं है तो अभी वो नहीं पकड़े जाना चाहते। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में स्पीड आई, उनको वीक को शार्प से सेपरेट करना पड़ा अपनी ही टीम में। मतलब इंपॉर्टेंट लोग और जो नॉन इंपॉर्टेंट लोग थे उनको अलग अलग करना पड़ा। कुछ लोग फिर से ईडियम आएगा, कोशिश कर रहे थे उनकी स्पीड मेंटेन कर सके, उनको उन्होंने डिसाइडेड टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मतलब उन्होंने सोचा कि चलो मुझे क्लियर तो नहीं पता कि ये लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, बट चलो एक बार इन पे रिस्क ले लेते हैं। बट ये बात क्लियर थी दैट दे नीडेड टू अप देयर गेम। अप देयर गेम फिर से आ गया। अप देयर गेम का मतलब क्या होता है? कि उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डिस्पाइट फेसिंग एन अपहिल बैटल। अपहिल बैटल का मीनिंग होता है बहुत मुश्किल काम। एक बहुत मुश्किल चीज को फेस करने के बावजूद भी डॉक्टर एंडरसन को विश्वास था टीम वर्क की पावर में। उन्होंने अपनी टीम को एनकरेज किया टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। टू गो दी एक्स्ट्रा माइल मींस और मेहनत करने के लिए और अपनी जान लगाने के लिए। तो डॉक्टर एंडरसन ने क्या किया? डॉक्टर एंडरसन ने उनको एनकरेज किया, रिमाइंडिंग देम, उनको याद दिलाया दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब क्या होता है? कि सब्र रखो, बी पेशेंट।
पहले मुझे बताओ इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में जितने भी यूज हो रखे थे इडियम्स, क्या सबके मीनिंग क्लियर हुए? सभी को क्लियर हुए? चलो एवरीवन, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्किमिंग करी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, ये अभी तो और भी स्किमिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे वर इन अ, बट डॉक्टर एंडरसन को पता था जब चीजें खराब होती हैं तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, तो जब चीजें मुश्किल होती हैं स्ट्रांग लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। जैसे जैसे डेडलाइन आगे हुई टीम ने दिन और रात काम किया, प्रेशर बहुत था, डॉक्टर एंडरसन को लग रहा था कि भाई बहुत ही ज्यादा कैट ऑन हॉट ब्रिक्स में बहुत ही ज्यादा कोई तरीके से परेशानी में है, मतलब अब उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है, अब उनको बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे, बहुत ज्यादा नर्वस से फील कर रहे थे। अगर किसी बिल्ली को ब्रिक्स पे बैठा दिया जाए मतलब क्या, बहुत नर्वस। प्रोजेक्ट उनका ब्रेड एंड बटर था, ब्रेड एंड बटर मींस जीने का एकमात्र सहारा, और फेलियर ऑप्शन नहीं था। इन दी 11th आवर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपनी रिसर्च जो साइंटिफिक कम्युनिटी को दी। रूम शांत था, माउस की तरह शांत होने का मतलब क्या होता है, हद से ज्यादा शांत। तो रूम हद से ज्यादा शांत था, एक्सपर्ट हर डिटेल को इवैल्यूएट कर रहे थे, हर किसी के सरप्राइज में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रोजेक्ट गेम चेंजर निकला, प्रोजेक्ट में सारी चीजें बदल दी और डॉक्टर एंडरसन की रेपुटेशन अभी हमें नहीं पता क्या आएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कभी कभी आपको बाइट द बुलेट करना पड़ता है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, मुश्किल चीज को भी झेलना पड़ता है बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए। इनकी जर्नी रोलर कोस्टर राइड थी, रोलर कोस्टर में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे थे, बट इन द एंड अंत में उन्होंने प्रूव कर दिया कि जब जिंदगी आपको कुछ दे तो आपको यू हैव टू कीप योर आई ऑन द बॉल। कीप योर आई ऑन द बॉल मींस मछली की आंख पे आपको नजर रखनी है, मतलब आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, आपको बिल्कुल फोकस रहना है एंड हिट इट आउट ऑफ द पार्क। हिट इट आउट ऑफ द पार्क मींस बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना है। पैसेज समझ आया सभी को? मजा आ गया ना पैसेज पढ़ के? एक पैराग्राफ में कितने सारे इडियम्स थे, इधर याद करें इडियम्स को, क्योंकि मकसद ये भी है कि हमें सारे इडियम्स याद हो। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे तो दूंगी, नोट डाउन करने की टेंशन मत लेना, बट आई वांट कि आप लोगों को याद भी हो। तो एक बार इन सारे इडियम्स को याद करते हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था हिट इट। मैं लिखती जा रही हूं, आप मुझे यहाँ पे मीनिंग बताते जाओगे, लेट्स सी कितने लोगों को याद हो रहा है। हिट इट आउट ऑफ द पार्क। सेकंड वाज कीप योर आई ऑन द बॉल। थर्ड वाज बाइट द बुलेट। फोर्थ वाज रोलर कोस्टर राइड। Fifth was in the 11th hour. Next was as quiet as a mouse. चलो पहले इन 6 का बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीवन टेल मी, हिट इट आउट ऑफ द पार्क मतलब कि आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अचीव किया, बहुत बढ़िया अचीव किया। कीप योर आई ऑन द बॉल, बॉल पे अपनी आंख रखना मतलब फोकस्ड रहना। बाइट द बुलेट, किसी बहुत ही अनप्लेजेंट चीज को क्या करना, एक्सपीरियंस करना। रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे। इन द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। एज क्वाइट एज अ माउस मींस एकदम बहुत ही ज्यादा शांत रहना, हद से ज्यादा शांत रहना क्या हो गया, एज क्वाइट एज अ माउस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाज वर्कड अराउंड द क्लॉक लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट वाज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। चल इन चारों को बताओ। वर्क अराउंड द क्लॉक मींस दिन रात काम करना। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक मींस नर्वस हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। ब्रेड एंड बटर मींस जो चीज जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करे। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग मतलब जब आगे बढ़ना मुश्किल होता है तो वही लोग जो बोल्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सेट देखते हैं। अगला सेट बताते चलना। अप हिल बैटल, गो द एक्स्ट्रा माइल, Rome was not built in a day. Give the benefit of doubt. Keep a watchful eye. On cloud 9. Then after this, caught with his pants down. हाँ जी बताएंगे सभी लोग। अपहिल बैटल मींस बहुत ही मुश्किल काम। गो द एक्स्ट्रा माइल मींस बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बहुत पेशेंट होना, बहुत ही ज्यादा सुकून में होना। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप हमेशा अच्छा सोच रहे हो उसके बारे में। कीप अ वॉचफुल आई मींस नजर रखना। ऑन क्लाउड 9 मींस वेरी वेरी हैप्पी। कॉट विद इट्स पैंट्स डाउन, कॉट विद इट्स पैंट्स डाउन मतलब बहुत ही खराब पोजीशन में सामने आ जाना, मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाना, बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाना। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, लिखने की टेंशन मत लो, पूरा डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगी। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब पूरा क्लोज टेस्ट ही इडियम्स भरा है तो क्वेश्चंस भी इडियम्स भरे ही हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी के लिए, आई वांट यू टू ट्राई फर्स्ट। इन द हार्ट ऑफ द बसलिंग, बसलिंग मींस भीड़ से भरी पड़ी। मेट्रोपोलिस मींस मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद। तो भीड़ से भरी हुई शहर के बिल्कुल बीच में डॉक्टर एंडरसन फंसे हुए थे डेविल और द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन में। एक लीडिंग साइंटिस्ट की तरह
वो डिटरमाइंड थे कि वो क्रैक करेंगे दा विंसी कोड। दा विंसी कोड का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से वो चीज जो उनको सक्सेसफुल बना देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डा विंसी कोड। तो वो एकदम तैयार थे कि मैं जो है डा विंसी कोड को क्या कर लूंगा, क्रैक कर लूंगा रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, इसको ना सिर्फ और सिर्फ आप किससे करो, इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से करके बताओ। मैं एक्सपेक्ट मान लूंगी आपको मीडियम का मीनिंग नहीं पता। अब ग्रामर की हेल्प से कैसे होगा मैम, देखो लिखा हुआ है आर्टिकल तो नाउन के बारे में बात करता है। चलो, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट तो वर्ब है, एक किसी का एक पैर और किसी का हाथ उसकी कॉस्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं किडनी बेचनी पड़ेगी, इंग्लिश में बोलते हैं हाथ पैर बेचने पड़ेंगे, इतना महंगा है, मींस बी वेरी एक्सपेंसिव। ग्रामर की वजह से नहीं आया ये। चलो अगला देखते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। ये जो है क्या है, बहुत ही मुश्किल चीजें करने के लिए नट क्या है, नाउन है। हार्ड नट नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। हार्ड नट टू क्रैक मींस वेरी डिफिकल्ट थिंग। भाई ये जो प्रोजेक्ट है क्या हुआ, बहुत ही डिफिकल्ट चीज प्रूव हो गया। चलो, किक द बकेट, किक द बकेट वाला याद है कैसे बना था ये इडियम। भगवान ने हर किसी को एक बाल्टी भर के जिंदगी दी है, भगवान ने हर किसी को एक बाल्टी भर के जिंदगी दी है, जिस बाल्टी के अंदर एक छेद है, तो हर एक दिन निकलता जाता है, मतलब हर एक बूंद बाहर आती जाती है। तो अभी जिंदगी की बाल्टी ऐसे चल रही है, कोई एक हैवान आया, उसने क्या किया, इस बाल्टी पे ही लात मार दी। इसका मतलब क्या है, इस इंसान की सारी जिंदगी खत्म हो गई। तो किक द बकेट मींस डाई। इसमें भी किक क्या है, वर्ब है। तो आंसर इज ओनली डी। कोई परेशानी, मैंने यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट इडियम्स होती थी ना पूरे क्लोज टेस्ट में यूज कर दिया। क्या समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्लोज टेस्ट प्लस इडियम्स क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिश करेंगे पहले खुद से एक बार। हिज टीम, उसकी टीम को ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहे हैं। चलो पहली चीज, चेजिंग रेनबोज। अगर कोई इंसान रेनबोज को चेज कर रहा है, रेनबोज को चेज कर रहा है मतलब क्या है, रेनबोज के पीछे पड़ रहा है। क्या आप कभी रेनबो को पकड़ सकते हो? ये रेनबो है, रेनबो क्या होता है, 7 रंग का होता है। आप रेनबो के पीछे पड़ गए कि ये मैं पकड़ लूं इसको, क्या कभी रेनबो को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो चेजिंग रेनबोज को क्या लग रहा है, कोई ऐसी चीज करना जो रियलिस्टिक ही नहीं है, कुछ ऐसा ट्राई करना जो इम्पॉसिबल है, डूइंग समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक। ऐसी चीज करना जो क्या है, अनरियलिस्टिक है, लगी नहीं रहा, प्रैक्टिकली नहीं है। चलो, हिटिंग द हे, हिटिंग द हे का मतलब होता है सोने चले जाना। हिट द बेड भी बोलते हैं इसको, हिट द बेड भी बोलते हैं, या हिट द हे भी बोलते हैं, मींस गो टू बेड, सोने चले जाना, गो टू बेड, गो टू स्लीप। चलो, बीटिंग अराउंड द बुश, इसका एक बड़ा ही प्यारा शब्द होता है जिसको बोलते हैं सरकम लोक्यूशन। सरकम लोक्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें 2 रूट वर्ड है, सरकम, सरकम मींस गोल गोल, एक और रूट वर्ड है लोकुआ, लोकुआ का मतलब होता है स्पीच, बोलना। तो सरकम लोक्वेशन में जो गोल गोल घुमा घुमा के बात करो। आपको अपने रिश्तेदार से कहीं काम पड़ जाए बहुत दिनों बाद, आप उसे 6 महीने बाद फोन कर रहे हो, तो आप उसे सीधा फोन करके काम नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे और भाई कैसे हो, चिंटू मिंटू कैसे हैं, तुम घर नहीं आए बहुत दिन से, मैं सोच रहा था हम मिले नहीं है, हमने वहां कितना एंजॉय किया था, तुम्हें याद है, मतलब तुम बात पे ही नहीं आओगे, टॉपिक पे ही नहीं आओगे, गोल गोल घुमाते रहोगे। तो दिस इज व्हाट बीटिंग अराउंड द बुश। तो उसकी टीम को क्या लगता था, एंडरसन की टीम को लगता था कि वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो रियलिस्टिक ही नहीं है, वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो लगी नहीं रहा सच हो सकती है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए। कोई भी परेशानी किसी को? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बट डॉक्टर एंडरसन को क्या लगता था, डॉक्टर एंडरसन को लगता था कि हर क्लाउड की क्या होती है। चलो पहला देखते हैं, बर्न वंस ब्रिजेस। ये कोई आपका दोस्त है, आपका और इसका बड़ा अच्छा रिश्ता था, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। एक दिन क्या हुआ, लड़ाई हो गई, तो आप दोनों दूर हो गए। एक रास्ता था आपके पास वापस जाने का कि आप वापस से पैचअप कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उस ब्रिज को जला दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ब्रिज को बर्न कर दिया। तो बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब क्या हुआ, बर्न्स वन ब्रिजेस का मतलब हुआ कि अब आप वापस नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो बैक। मीन्स चल, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोविड के टाइम पे सब लोग बड़े परेशान थे, हद से ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सब कुछ हुआ, तो पोल्यूशन एकदम से कंट्रोल में आ गया, सब जगह हरा भरा दिखने लग गया, सब जगह अच्छा अच्छा फील होने लग गया। तो पोल्यूशन कंट्रोल करना क्या था, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि खराब में भी कुछ क्या हो गया, खराब में भी कुछ अच्छा हो गया। मीन्स समथिंग गुड हैपेंस, कुछ बहुत अच्छा हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल के समय में कुछ अच्छा हो जाना, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। चलो अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है। जनरली जो क्लाउड शब्द होता है ना, इसको हम हमेशा नेगेटिव टोन में यूज करते हैं। घने बादल, हिंदी में भी बोलते हैं घने बादल आ गए हैं उसके ऊपर, मतलब वो इंसान बड़ा परेशानी में है। एक और इडियम होता है क्लाउड का, अंडर द क्लाउड। कभी जब तबियत खराब हो ना, तो ऐसे मत बोला करो कि आई एम नॉट वेल, क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग, या आई एम अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, अंडर द क्लाउड का मीनिंग होता है नॉट वेल, तबियत खराब होना। ऐसे क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग भी एक इडियम होता है, जिसका मीनिंग होता है कि खराब चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उस खराब चीज में भी क्या अच्छा छिपा हुआ था कि आपको घर पे रहने के लिए थोड़ा सा और समय मिला। आपने एज अ क्लर्क ज्वाइन नहीं किया, आपको पीओ की तरह ज्वाइन करने में थोड़ा सा समय लगा, बट आपने फाइनली पीओ की तरह ज्वाइन कर लिया। तो खराब चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो बट क्लाउड है, तो क्लाउड के अंदर ब्लेसिंग नहीं होती, क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाला इडियम होता है। तो आंसर इज व्हाट, ओनली सी। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। वन डे एन अनएक्सपेक्टेड
ब्रेक थ्रू मीन सक्सेस। एक क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आ गई। चलो आंसर बताएंगे, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का मीनिंग क्या समझ आ रहा है। सबसे पहला इडियम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इडियम इज टर्न अप फॉर द बुक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, बुक्स के लिए क्या हुआ, टर्न अप हो गया। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू टर्न अप फॉर द बुक्स, इसका मीनिंग क्या है, चीजें कुछ और होनी थी। देखो एक इडियम होता है बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब क्या होता है, बाय लॉ, लॉ के हिसाब से। तो मतलब बुक्स जब भी वर्ड यूज होता है इसका मीनिंग होता है वो चीज लॉ के हिसाब से है या वो चीज एक्सपेक्टेड है। अब टर्न अप हो गया, टर्न अप मींस जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज व्हाट, टर्न अप फॉर द बुक्स। चलो अगला, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी क्या होता है, अचानक से कुछ हो गया। अचानक से, स्काई था, ब्लू किसके लिए यूज किया, स्काई के लिए। स्काई से अचानक से कोई बोल्ट टपक गया, क्या आप उम्मीद करोगे कि स्काई से कोई नट बोल्ट टपक जाए, नहीं, अचानक से टपक गया। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। चलो अगला है एलिफेंट इन द रूम। चलो बताओ मुझे, अगर एलिफेंट आ जाए रूम में तो क्या होगा, ये जो मैंने चीज खरीदी है ये क्या है, ये मेरे लिए एक एलिफेंट इन द रूम के जैसी है। मतलब अगर रूम में आपके एलिफेंट आ जाए तो आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, आपके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। इसका मतलब क्या है, इट्स द एलिफेंट इन द रूम। अच्छा, एक एलिफेंट का एक और इडियम होता है, इसको बोलते हैं एक तरीके से आपने व्हाइट एलिफेंट पाल लिया। तो व्हाइट एलिफेंट पाल लिया, इसका मतलब क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट पालने का मतलब होता है आपने एक ऐसी चीज पाल ली जिसका बहुत खर्चा है। तो दैट इज व्हाट व्हाइट एलिफेंट। उसका कोई फायदा भी नहीं है बट उसका खर्चा बहुत है, उस चीज को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। तो एलिफेंट इन द रूम का तो मीनिंग हो गया प्रॉब्लम, और एक होता है व्हाइट एलिफेंट। टेमिंग अ व्हाइट एलिफेंट मींस वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, एंड लिटिल यूज का है, लिटिल और नो यूज, बहुत ना के बराबर यूज का है। चलो आंसर बताओ, आंसर क्या लग रहा है सभी को। तो वन डे एन अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू हिट हिम लाइक टर्न अप फॉर द बुक। अच्छा, इसमें एक चीज ठीक कर लेना, इसको आ कर देना, आ टर्न अप फॉर द बुक, क्योंकि नाउन है टर्न अप। तो एक ब्रेक थ्रू आया, एक सक्सेस आई, कैसे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की तरह आया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की तरह आया, प्रॉब्लम की तरह नहीं आया, पॉजिटिव टोन नहीं आया। इसको टोन से भी कर सकते थे, ये दोनों पॉजिटिव टोन के थे, ये नेगेटिव टोन का था। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए एंड बी। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर बताएंगे, ट्राई कीजिए। एज द प्रोजेक्ट गेन मोमेंटम, जैसे जैसे प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ी, डॉक्टर एंडरसन हैड टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शाफ्ट विद इन हिज टीम। सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शाफ्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट लोगों को अलग करो नॉन इंपॉर्टेंट लोगों से। सम वर लाइक, कुछ लोग क्या थे, पहले मुझे बताओ टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव टोन आएगी नेगेटिव टोन आएगी। इस क्वेश्चन को टोन से करते हैं। कुछ लोग कैसे थे, मैम नेगेटिव टोन आएगी, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे स्पीड के साथ मेंटेन करने में, बाकी लोगों की स्पीड के साथ मेंटेन करने में वो संघर्ष कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी। चलो पहला है जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं तभी याद होगा। ये कोई बैंड वैगन है, बैंड वैगन मींस ये कोई ट्रेंड है जो चला जा रहा है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मोए मोए, एक ट्रेंड चल रहा है कि आजकल लोग ना साड़ियां बहुत पहन रहे हैं फंक्शंस में। तो आपने क्या किया, आपने भी इस ट्रेंड पे जंप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, आपने भी अडॉप्ट कर लिया कोई नई चीज को। अडॉप्ट आर ट्रेंडिंग थिंग, कोई चीज ट्रेंड कर रही थी, आपने भी उस चीज को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। दैट मीन्स जंपिंग ऑन द बैंडवैगन। चलो अगला है ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस। आप ना नीचे गिरने वाले हो, ये पहाड़ की का कोई वो है नहीं, आपके लिए नहीं कह रही, किसी और के लिए कह रही हूं। एग्जांपल लेकर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई इंसान है जो गिरने वाला है। अब जब कोई इंसान गिरने वाला होता है तो किसी चीज को पकड़ता है। अब उसके पकड़ में स्ट्रॉ आ रहा है, पाइप आ रहा है। तो बताओ क्या मीनिंग लग रहा है ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस का। कोई इंसान गिर रहा है और वो जिस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो एक स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है, एक इंसान, एक इडियम होता है स्ट्रॉ का, मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। कैसे इंसान को बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो इंसान जो बहुत कमजोर होता है, मतलब उस इंसान के अंदर कोई ठोसपना ही नहीं है, वो स्ट्रॉ का मैन है। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु हैज नो सब्सटेंस, अ पर्सन हु हैज नो वैल्यू, हु हैज नो इंटीग्रिटी, हु हैज नो, क्या कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं एक तरीके से। अब वीक पर्सन को मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। तो स्ट्रॉ को जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज मींस आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो कोशिश आपकी बेकार हो रही है। दैट मीन्स ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज मीन्स मेकिंग अ, वर्ड क्या होता है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, आप एक यूजलेस कोशिश कर रहे हो। चलो आगे, फिशिंग आउट ऑफ वाटर, इसको फिशिंग नहीं फिश करिए। हाँ, समवर लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। बताओ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, आपने एक मछली को, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और आपने क्या किया, उस मछली को उसके पानी से ही बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाना। बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पहले मुझे बताओ इडियम्स याद हो रहे हैं। मेरा मकसद आपको इडियम का मीनिंग बताना नहीं है, मेरा मकसद है कुछ स्टोरी बना के, कुछ ड्राइंग बना के, कुछ एग्जांपल बना के आपको इडियम का मीनिंग हमेशा के लिए याद करवा देना। क्या याद हो रहा है। तो कुछ लोग क्या बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ गए, वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे अपनी स्पीड को। तो समवन लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, तो क्या लग रहा है, सी लग रहा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ओनली सी। कोई परेशानी, ये क्यों नहीं हुआ ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस, ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे थे,
कोशिश की तो भी बात ही नहीं। अभी तो ये बात हो रही है कि डॉक्टर एंडरसन ने 2 लोगों को अलग अलग किया, कुछ लोग जो कर पा रहे थे, कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग जो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे, वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे अपनी स्पीड को। आगे बढ़े, चलो अगला। इन अ पिकल, पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है अचार। मम्मी बनाती है ना, किसका अचार बनाती है आपकी मम्मी? आम का, निसोड़े का। मम्मी निसोड़े का अचार बहुत अच्छा बनाती है, पिकल। अगर आप किसी अचार के अंदर आपका हाथ चला जाए या आप ही अचार के अंदर चले जाओ, तो आप कैसे सिचुएशन में होंगे बताओ? कितना तेल तेल हो जाता है, गंदा गंदा सा हो जाता है, किसी चीज का अचार फैल जाए कोई बड़ी खराब सी चीज हो जाती है। तो इन अ पिकल का मतलब क्या हो गया? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। निसोड़े क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से। माय फादर यूज्ड टू लव देम। अच्छा, टाइट स्पॉट, आप एक टाइट पोजीशन पे हो, इसका मतलब क्या हो गया? अगेन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ बाइंड, बाइंड का मीनिंग क्या होता है? फंसे हुए होना। तो अगर आप बाइंड में हो मतलब फंसे हुए हो, मतलब फिर से इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सब लोग किसमें थे? डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो मैं डॉक्टर एंडरसन को पता था जब आगे बढ़ना मुश्किल होता है तो वो लोग जो स्ट्रांग होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का? जो इंसान सबसे फिट है वही बच पाता है, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए, बी एंड सी। चलो अगला। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, राइट 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 राइट। सही बोले, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इन ए, इन ए 2 बार आ गया है, यहाँ पे सिर्फ पिकल आएगा। दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक है। दे वर इन अ पिकल, इन ए, इन ए 2 बार आ गया है। यस, या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है इसको ठीक करने का। व्हाट इज सेकंड वे आउट? सेकंड वे इज यहाँ से इन ए हटा दो और यहाँ पे भी इन ए लिख दो। दिस इज द बेटर वे। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अगर भाई सिलेक्शन चाहिए तो यू विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। है इतने सारे इडियम्स एक ही क्वेश्चन में। आज तो इडियम सी क्लास हो गई, मजा आ गया है ना। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रात का ऑयल बर्न कर रहे हो, मतलब ये कब बना? ये इडियम बना जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है क्या बोलते थे उसे? लालटेन, लालटेन जला के काम किया करते थे। तो मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब क्या है? वर्किंग लेट, रात में मेहनत करना। चलो, वॉकिंग ऑन थिन आइस। एक मूवी थी कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है में क्या था? ऐसे ना सर्दियों में समुद्र पे बर्फ जम गई थी और ऋतिक रोशन उस पर वॉक कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ? वो जो आइस थी वो बड़ी थिन थी, आइस बड़ी थिन थी, तो ये आइस क्या हुआ? टूट गई और वो समुद्र के अंदर चले गए। अब वो बाहर भी नहीं आ पा रहे क्योंकि दोबारा आइस जम गई। देखिए था किसने ये वाला सीन? तो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? बहुत ही रिस्की सिचुएशन में हो, यू आर इन अ वेरी रिस्की सिचुएशन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो अगला देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज बीइंग अप अगेंस्ट द वॉल। आप जो है अगेंस्ट द वॉल हो। चलो, ये वॉल है, ये आप हो, आपके पीछे डाकू पड़े, 3 डाकू हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। आप भाग रहे हो, तेजी से भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। अचानक से आप अपने आप को अगेंस्ट द वॉल पा रहे हो। अब वॉल है आगे और आप उसके अगेंस्ट हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो यू आर बीइंग अप अगेंस्ट द वॉल, मतलब क्या हुआ बताओ? फिर से भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। तो अगेंस्ट द वॉल मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। खेल खत्म। चलो, तो एज द डेडलाइन अप्रोच, जैसे जैसे डेडलाइन पास में आई, टीम ने पूरे पूरे सुबह और रात काम किया, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल को जलाया, तो उन्होंने बहुत लेट लेट काम किया, बहुत मेहनत करी। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली ए। चलो, आई एम वेरी हैप्पी इन टुडेस सेशन, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी ड्राइंग करने का मौका मिल रहा है एंड आई नो आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग। मतलब ड्राइंग हैज, अगर मैं टीचर नहीं होती तो एक आर्टिस्ट होती, और सिर्फ ईडन वाली क्लास होती जब मुझे ड्राइंग करने का मौका मिलता है। चलो, इन द 11th आवर, 11th आवर मींस लास्ट पॉइंट पे उन्होंने अपनी रिसर्च को साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रेजेंट किया। रूम एकदम शांत था, एक्सपर्ट्स हर एक डिटेल को स्क्रूटनाइज कर रहे थे, उसको बहुत डिटेल में देख रहे थे। हर किसी के सरप्राइज में प्रोजेक्ट गेम चेंजर था और डॉक्टर एंडरसन की रेपुटेशन क्या हो गई? पॉजिटिव टोन आएगा भी। चलो, स्पिल द बीन्स। आपके दोस्त ने अपना एक सीक्रेट आपको बैग में भर के दिया। देखिए, ये मेरा सीक्रेट है इस बैग के अंदर, तो इस बैग को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है, किसी को मेरा सीक्रेट नहीं बताना। आपने क्या किया? इस बैग में जो कुछ था सब कुछ फैला दिया, सब तक पहुंचा दिया उस बेचारे का सीक्रेट। तो आपने क्या किया? स्पिल कर दिया बीन्स को। अच्छा, इसके अंदर बीन्स भी थे और इसी के लिए एक और इडियम बना कैट। इसके अंदर कैट छुपा के दी थी आपके दोस्त ने, उसने बोला किसी को मत बताइयो। आपने उस कैट को बाहर निकाल दिया। तो स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। दोनों का मतलब क्या हुआ? आपने सीक्रेट को क्या कर दिया? रिवील कर दिया। रिवील द सीक्रेट, डिस्क्लोज द सीक्रेट, बता दिया लोग। चलो अगला है हिट द स्ट्रेटोस्फियर। हमारे एटमॉस्फेयर की ना बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसमें से एक लेयर कौन सी होती है? एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर ऊपर होता है, हम यहाँ रह रहे हैं तो ये एटमॉस्फियर है, फिर और बहुत सारी लेयर्स आती है। एग्जैक्टली सीक्वेंस को नहीं पता, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ट्रोपोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर मींस आप कहां पहुंच गए? स्ट्रेटोस्फियर पहुंच गए। मतलब क्या समझ में आ रहा है? हिट द स्ट्रेटोस्फियर मतलब बहुत ऊपर पहुंच गए भाई। दैट मींस हिट द स्ट्रेटोस्फियर मींस रीच द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। स्काई रॉकेटेड, स्काई में रॉकेट की तरह आगे बढ़ गए। तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ गए मतलब इंक्रीज हो गया भाई। मीजोफियर भी होता है मैम, लिथोस्फियर भी होता है। चलो, जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होगी सारी लेयर्स पता होंगी।
तो डॉक्टर एंडरसन की जो रेपुटेशन है वो बढ़ गई। आंसर इज बी एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या है? समटाइम्स यू हैव टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब कभी कभी आपको बुलेट को चबाना पड़ता है, लोहे की चीज को चबाना पड़ता है, मतलब बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एंड बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है। चलो सबसे पहले पे आते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपने पूरा प्लान बनाया कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। लास्ट मोमेंट पे आपका प्लान फेल हो गया। आपने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, फेल हो गया, दूसरा प्लान बना लेंगे। तो आप फिर से ड्राइंग बोर्ड पे चले गए, फिर से आपने पूरा प्लान बनाया, फिर से आपने उसको एग्जीक्यूट किया। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट अगेन बिकॉज द प्लान फेल्ड। आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लान है वो फेल हो गया। कोई दिक्कत? गो आउट ऑन अ लिम्ब। आपके पास एक ही पैर है, एक ही लिम्ब है आपके पास, एक ही पैर है आपके पास, दो नहीं है, एक ही पैर है और रेस लगी हुई है। और आपने क्या डिसाइड किया? मैं तो एक ही पैर से चला जाऊंगा, आई विल गो आउट ऑन अ लिम्ब। क्या समझ में आ रहा है? आपने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। तो गो आउट ऑन अ लिम्ब मींस टू टेक अ वेरी बोल्ड डिसीजन। चलो अगला, नेक्स्ट इज कट टू द चेस। क्यों इतनी गोल गोल घुमा के बात कर रहे हो भाई? व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? कट टू द चेस ना, मेन पॉइंट पे आ जाओ ना। ऐसे आपने अपने रिश्तेदार को फोन किया था और तुम कैसे हो, तुम मुझसे मिलने नहीं आते, तुम्हारी बहुत याद आती है, हमें मिले हुए 6 महीने हो गए, याद है बचपन में हम कैसे कागज की कश्ती बना के खेला करते थे। आपके रिश्तेदार ने क्या बोला कि वासु तुझको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, प्लीज कट टू द चेस, ज्यादा बातें मत करना, कम टू द मेन पॉइंट। क्या चाहिए तुझे बता। तो इसका मतलब क्या है? सीधे मुद्दे पे आओ। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी कभी बहुत मुश्किल चीजों का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभी रिस्क भी लेना होता है या कभी कभी बहुत बोल्ड डिसीजन भी लेना होता है ग्रेट थिंग्स को अचीव करने के लिए। तो आंसर इज ओनली बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन। चलो ट्राई करो, आखिरी सवाल है इस वाले पैटर्न का, फिर अगला करेंगे। कैचेज यू ऑफ गार्ड। ऑफ एक नेगेटिव शब्द होता है। आप मतलब गार्ड पे नहीं थे। गार्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत केयरफुल रहना। आप केयरफुल नहीं तो किसी ने आके अचानक आपको धप्पा कह दिया। होता है वैसे, बचपन में होता था। आप बड़े आराम से एंजॉय कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गए हो, अचानक से आपका मामा का बेटा आया और उसने क्या किया? ही कॉट यू ऑफ गार्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कॉलेज में। मैं जिस कॉलेज में थी, मेरा मामा का बेटा भी उसी कॉलेज में और मुझसे 2 साल सीनियर था। और उसने मुझे एक बार ही कॉट मी ऑफ गार्ड। आई वॉज इन अ कैंटीन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। चलो, कैच यू ऑफ गार्ड का मीनिंग क्या हो गया? सरप्राइजेस यू अनएक्सपेक्टेडली, धप्पा ऐसे करके बोल दिया। चलो अगला, द नेक्स्ट इज थ्रोज यू अ कर्व बॉल। तो नहीं, ऐसा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था, एक ऐसे फ्रेंड था, ही वाज अ मेल फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, गर्ल कैन नॉट टॉक टू अ बॉय, एक वो वाला एक एनवायरमेंट होता है। नहीं, मथुरा की बात बता रही हूँ, दिल्ली की नहीं। चलो, थ्रोज यू अ कर्व बॉल। तो थ्रोज यू अ कर्व बॉल का मतलब क्या होता है? आप तो तैयार थे कि आपके सामने जो बॉलिंग करेगा वो आपको सीधी बॉल देगा। आप ऐसे बैट लेके बैठे हुए थे कि आज तो मैं एकदम 6 मारूंगा ही मारूंगा, और ये जो है एक सीधी बॉल करेगा। लेकिन हुआ क्या? इसने आपको बॉल ऐसे करके फेंकी और आप वहीं 3 बोल्ड हो गए। तो थ्रोज यू अ कर्व्ड बॉल, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट्स एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चैलेंज सामने रख देना। चलो, मैम गुगली बोलते हैं इसे, मम्मी बैट नहीं तलवार लग रहा है। मेरी ड्राइंग है इतनी अच्छी, एक ही चीज दो चीजों को डिपिक्ट करती है। टेक्स यू बैक, एकदम धक्का सा लगा, मतलब वही शॉक हो गया। टेक्स यू बैक मींस शॉक्स यू, सरप्राइजेस यू। तो आंसर क्या हो गया? एंडरसन जी की जो जर्नी थी वो एक रोलर कोस्टर राइड थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे था। बट अंत में उन्होंने प्रूव किया कि जब आपको जिंदगी चैलेंजेस दे, आपको सिर्फ फोकस रखना है, फोकस मेंटेन करके रखना है और फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर जाना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। समझ आए सारे इडियम्स सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? आगे बढ़े तो लगभग लगभग 50 इडियम्स हमने कर लिए और सारे इडियम्स हमने ऐसे समझेंगे हमेशा के लिए याद रहेंगे, है ना। आप कोई भी कोई इडियम भूलेगा नहीं। चलिए आगे आते हैं, अगले क्लोज टेस्ट पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। पहला क्लोज टेस्ट हमने साथ में किया है, अब अगला क्लोज टेस्ट आप लोग खुद से करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगी। 1 मिनट का टाइम आपको स्किमिंग के लिए दिया जाएगा। पहले आप लोगों को टाइम मिलेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ में। चलिए तो लेट्स डिस्कस इट। नहीं बेटा पोल मत दिलवाओ, अभी मत करवाओ, पोल के लिए रुक जाओ 6 से 7 दिन, थोड़ी बाकी चीजें स्मूथ हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं। कल एग्जाम्पल कल संडे हमारा पूरा किसने गया, मैं आपको बताती हूँ। कल संडे हमारा पूरा किसने गया। कल मैं सब लोगों के मैसेज पढ़े थे, आप लोग को लगता है कि आप लोग मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाईज नहीं मिलते कभी कभी, बट हम लोग आप ही के काम में लगे रहते हैं कि पुरानी क्लास के पीडीएफ नहीं थे और पीडीएफ में भी आपको दोनों तरह के पीडीएफ चाहिए थे, एनोटेशन वाला भी विदाउट एनोटेशन वाला भी। तो कल की पूरी क्लास उन पीडीएफ को ढूंढ, कल का पूरा दिन उन पीडीएफ को ढूंढने में, उनको उनकी क्लास के हिसाब से सेग्रीगेट करने में लगा। अभी आप देखोगे कुछ कुछ पीडीएफ अपलोड हो गए, बाकी के आज सारे अपलोड हो जाएंगे। तो सारी चीजों में लग रहे हैं, ये पीडीएफ वाला काम हो जाएगा। उसके बाद अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है मेरा कि कहीं कहीं वीडियोस में क्या हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियोस में कंटेंट छुप गया है मेरी फोटो के पीछे। तो जब उस वीडियो को लाइव से रिकॉर्ड करके डाला गया तो कंटेंट वीडियो के पीछे छुप गया है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो गया है।
अब अगला काम वही है। अब अगला काम क्या है, आज से इस काम पे हम लगने वाले हैं कि पीडीएफ में से हम कंटेंट लेंगे, जहां जहां कंटेंट छुपा है उसको ऊपर से लिखेंगे, एक व्हाइट कलर की टाइल बनाएंगे, उस व्हाइट टाइल पे जो जो कंटेंट छुपा है उसको लिखेंगे और फिर उसको यहाँ यहाँ लगाएंगे। तो आज से इस टास्क पे काम हो रहा है। तो काम हो रहा है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब दोनों का मतलब क्या है, बी पेशेंट, सबर लो। अंकुर सर का 20th को आएगा, 20th को उनका आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट का डिसीजन आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 22 से लेकर 30 तक विंटर वेकेशन है कोर्ट की। तो अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या क्या इसके बीच में अपना डिसीजन दे देंगे या इसके बाद डिसीजन देंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली आर्ग्यूमेंट तो 20 तारीख को हो जाएगा। चलो आ जाते हैं, पहले स्कैनिंग कर लो ऊपर ऊपर से सभी लोग। मॉक टेस्ट के लिए आज या फिर कल हम और आशीष सर लाइव आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हमने प्लान की हैं, वो सारी की सारी अनाउंस करेंगे। मॉक टेस्ट, क्विजेस, चेकलिस्ट, पीडीएफ, बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी बहुत दिन से। जिस दिन से आशीष सर वापस आए थे उस दिन से प्लानिंग चल रही थी। 99% टास्क हो गया है, 1% रह गया है। तो अगर आज हो जाता तो आज ही हम लोग लाइव आ जाएंगे, नहीं तो कल तो लाइव आएंगे। चलो जल्दी से बताओ, टाइम तो हो गया। आज क्या करें, होमवर्क दे दो? चलो ये क्लोज टेस्ट सभी के लिए होमवर्क है, सभी लोग करके लाएंगे। एवरीवन विल डू इट और इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, एक ये वाला क्लोज टेस्ट होमवर्क है और एक ये वाला क्लोज टेस्ट होमवर्क है। दिख रहा है सभी को? तो ये 2 क्लोज टेस्ट सभी के लिए होमवर्क है और इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मुझे आपसे। कल मैंने एक बहुत ही प्यारी नॉवल पढ़ी और उस नॉवल का नाम था यू कैन हील योरसेल्फ। मैं ना कुछ दिनों से बड़ी परेशान थी। परेशान क्यों थी? परेशान इस कारण की वजह से थी कि आप लोग बहुत परेशान थे। आप लोग परेशान होते तो मैं ऑटोमेटिकली परेशान हो जाती हूँ। दिन में 5-5 हजार 6-6 हजार क्वेरीज आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। पूरी टीम को लगाने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही थी। बहुत कुछ चीजें ठीक हो गई है 97 to 98%, बट आई वाज वेरी अपसेट। तो कल मैंने कुछ टाइम आराम से कॉफी का कप बनाया, कॉफी बनाई, आराम से एंजॉय करते हुए रेड दिस नॉवल। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने की, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि आई वांट यू ऑल आल्सो टू गेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और वो लर्निंग थी कि हमारी बॉडी में इलनेस कब आती है, हमारी बॉडी में हेडेक कब होता है, या हम लेजी कब होते हैं, या हमें नींद सी कब आती है। इस सब का एक कारण है। इस सब का कारण क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या कारण है? इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम किसी से डिसअपॉइंटेड होते हैं। या तो हम खुद से डिसअपॉइंटेड हैं कि हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इतना वो करना चाहिए था, या फिर हम किसी सामने वाले से डिसअपॉइंटेड होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो अपने अंदर गलतियां निकालते रहते हैं, और एक तरह के लोग वो होते हैं जो सामने वाले के अंदर गलतियां निकालते रहते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपके अंदर ये सब चीजों का आना बहुत ही ज्यादा ईजी है। ये सब चीज आपको बहुत आसानी से ओवरपावर कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है। इसका सोल्यूशन है लर्न टू फॉरगिव। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, फॉरगिवनेस। माफ करना सीखो, अपने आप को भी और दूसरों को भी। अपने मन के अंदर से सारा रिसेंटमेंट मींस नाराजगी, सारी जेलसी, सारी नेगेटिव फीलिंग्स, सारा गुस्सा को क्या बोलते हैं, इंडिग्नेशन, सबको एलिमिनेट करना सीखो। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। और हमेशा क्या रखो, खुश हो। कोई गलती पास्ट में की थी, उसका इंपैक्ट अपने प्रेजेंट पे मत आओ। अभी के अभी सिर्फ फोकस करो अपने प्रेजेंट पे, अपने आज पे। अपना आज सुधार लोगे तो कल भी आपका ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, और पास्ट का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं होता। पास्ट तो चला गया। यस तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूं सभी से कि सभी मेरे बच्चे, एवरी वन ऑफ यू विल ट्राई टू बी हैप्पी, विल ट्राई टू फील गुड अबाउट एवरीथिंग, विल ट्राई टू टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ, will try to celebrate your life, will try to celebrate little achievements in life, and will always look towards the positive things of life। और हमेशा ग्लास को आधा भरा हुआ देखेंगे। और अगर ये सारी चीज हम करेंगे then yes we can heal ourselves। तो हम अपने आप को डेफिनेटली हील कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। अब हम कल मिलेंगे एडिटोरियल की क्लास में, सुबह 7 बजे एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसके बाद 9 बजे हम क्लोज टेस्ट के लेवल 2 में मिलेंगे। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे आप सब पे पूरा विश्वास है। आप यहां तक आए हो तो आगे भी बहुत आगे जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे। आई बिलीव इन यू, प्लीज बिलीव ऑन योरसेल्व्स। थैंक यू एवरीवन।